तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम प्लेन मिरर देख रहे थे और प्लेन मिरर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स समझे थे और उसी में से एक टर्म था एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का सिंबल हमने क्या लिया था? डेल्टा लिया था। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डेल्टा जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कैपिटल डेल्टा और एक होता है स्मॉल डेल्टा। तो हम ये स्मॉल डेल्टा की वैल्यू का जो सिंबल है वो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमने एक प्लेन मिरर लिया था, एक इंसिडेंट रे थी और एक रिफ्लेक्टेड रे थी। और यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया था? यहाँ पर हमने डियर स्टूडेंट्स एक नॉर्मल ड्रॉ किया था और ये जो एंगल था, इस एंगल को हमने बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो एंगल था ये था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं तो उसको आई और इसको भी हम आई लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या था कि अगर ये मिरर नहीं होता तो इंसिडेंट रे कहाँ चली जाती? उधर जाती, यानी इंसिडेंट रे उधर जाती। लेकिन मिरर की वजह से ये इतने एंगल से डेविएट कर गई और इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल जो है वही यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कहला रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस पूरे एंगल को 180 बोल के यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाली थी और हमारी डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई थी? 180 माइनस 2i। इसको ऐसा लिखो या पाई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। ये पाई के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं उसको। अच्छा, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इंसिडेंट रे ऐसा आ रही थी, ठीक है, यानी इंसिडेंट रे जाना चाहती थी ऐसी, है ना, लेकिन चली गई ऐसे, यानी चली गई ऐसे, ठीक है। जाना चाहती थी ऐसा, चली गई ऐसा। इसको मैं डॉटेड से दिखा देता हूँ। जाना चाहती थी ऐसा, चली गई ऐसा, यानी ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और इसी एंगल को हम बोल रहे हैं डेल्टा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हम चाहें तो इस एंगल को भी डेल्टा बोल सकते हैं, हम चाहें तो इस एंगल को भी डेल्टा बोल सकते हैं। तो तुम मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच का छोटा वाला एंगल लो या बड़ा वाला एंगल लो, दोनों में से कोई भी एक एंगल हम ले सकते हैं। हमको ऑप्शंस देखना होगा, ऑप्शन किस टर्म्स में हमको दिए हुए हैं। जैसे ये जो छोटा वाला एंगल है, हमने यहाँ पर ये छोटा वाला एंगल कैलकुलेट किया है और ये छोटा वाला एंगल हमारा आया था 180 माइनस 2i। अगर यही हमें बड़ा वाला एंगल चाहिए होता, इसको मैं डेल्टा 1 बोल देता हूँ, तो यहाँ डेल्टा 1 लिख देता हूँ। अगर यही हमें बड़ा वाला एंगल चाहिए होता, यानी कि अगर हमें मान लो चाहिए होता डेल्टा 2 डियर स्टूडेंट्स, तो डेल्टा 2 हम कैसे पता लगा सकते हैं? डेल्टा 2 के लिए क्या करेंगे? 360 में से ये पूरा एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 360 में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें डेल्टा 2 मिल जाएगा। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डेल्टा 2 इज नथिंग बट 360 माइनस 180 माइनस 2i, यानी 360 में से हम डेल्टा 1 माइनस कर रहे हैं। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 360 माइनस 180 प्लस 2i हो जाएगा। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अल्टीमेटली ये हो जाएगा 180 प्लस 2i, ठीक है। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा 2 की ये वैल्यू आ गई। डेल्टा 1 क्या था? 180 माइनस 2i और डेल्टा 2 क्या है? 180 प्लस 2i, यानी दोनों भी वैल्यूज करेक्ट हैं। अगर हमसे डेविएशन पूछा जाए सिंगल प्लेन मिरर के लिए तो डेविएशन 180 माइनस 2i बोलो या डेविएशन 180 प्लस 2i बोलो, दोनों सही हैं। अब हमको ऑप्शंस में देखना होगा कि ऑप्शंस में 180 माइनस 2i ऑप्शन में है या 180 प्लस 2i ऑप्शन में। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हुआ तो उस ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दोनों वैल्यूज ऑप्शन में दी हुई होंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आपको बस इस बात को ध्यान में रखना है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एक इस प्लेन मिरर के केस में एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। तो इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप कॉपी डाउन कर लेंगे। फिर इसके ऊपर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम भी देता हूं। जैसे कि सपोज डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं कि सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है और हॉरिजॉन्टल के साथ सपोज ये जो एंगल बना रहा है ये सपोज एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और एक रे ऑफ लाइट आ रही है इस तरह से जो कि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, यानी मान लो ग्राउंड के पैरेलल है। तो हमको पता लगाना है इस केस में कि बताइए इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। ये तीनों चीजें हमें पता लगाना है। तो अभी आप क्या करें डियर स्टूडेंट्स, अभी आप वीडियो को पॉज करेंगे
और पॉज करने के बाद आप ये कॉपी डाउन करें, और उसके बाद ये मैक्सिमम चीजें आप कॉपी डाउन कर चुके हैं, बस ये डेल्टा 2 की वैल्यू आप अलग से यहाँ पे लिख लें, और उसके बाद आप ये क्वेश्चन लिखें, ये क्वेश्चन आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, और ये अटेम्प्ट करें, आप देखें आपसे ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। ओके प्यारे बच्चों, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने भी ट्राई कर लिया होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक नॉर्मल, जो कि इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यही हमारा नॉर्मल है। अब ये जो एंगल है, ये हमारा एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस? देखो ये एंगल 60 है, और ये लाइन पैरेलल है। तो अगर ये 60 है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी 60 होगा। और ये पूरा 90 है, तो 90 में से 60 माइनस कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, हाँ जी, हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री। यानी हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना था, जो कि हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। ओके। अब ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से चली जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों की वैल्यू हमको पता है सेम होती है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, यानी ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। अब हमें निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करो। ये इंसिडेंट रे इस तरह से जाना चाहती थी, लेकिन चली गई उधर, तो इनके बीच का जो एंगल है, यही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। अब एंगल ऑफ डेविएशन हम चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या कहता है, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। ये एक सिंगल मिरर है, और एक सिंगल मिरर की वजह से डेविएशन का फॉर्मूला है 180 माइनस 2i। तो फिर मतलब हम 180 माइनस 2i भी यूज कर सकते हैं, 180 प्लस 2i भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं 180 माइनस 2i वाला यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला। तो हम क्या लिख पाएंगे, 180 माइनस 2i, यानी माइनस 2 टाइम्स i इज व्हाट, 30 डिग्री। तो 2 टाइम्स 30 विच इज 60, 180 minus 60 is nothing but 120 degree. Therefore, the deviation will be 120 degree. ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। हमने सारी चीजें निकालनी है। हम डेविएशन यहाँ से भी निकाल सकते थे। ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री है। 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमको डेल्टा क्या मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने अगले सवाल की ओर। ठीक है। और हमारा अगला सवाल ये है कुछ इस तरह से। अब हम एंगल ऑफ डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इस बार एंगल ऑफ डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है दो प्लेन मिरर के लिए। यानी सपोज डियर स्टूडेंट्स ये एक प्लेन मिरर है और ये दूसरा प्लेन मिरर है, और एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, ठीक है, जो कि यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर से रिफ्लेक्ट होके ऐसा चली गई। ठीक है। तो मैं अच्छे से दिखाता हूं आपको। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, और सपोज ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये इस तरह से चली गई। ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने। ये हमारी इंसिडेंट रे ये ऐसे आई, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तो हमें क्या पता लगाना है, हमें एंगल ऑफ डेविएशन का पता लगाना है। ठीक है। अब एंगल ऑफ डेविएशन किसके किसके बीच का एंगल है, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारी इंसिडेंट रे है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा एंगल होगा डियर स्टूडेंट्स? मैंने बताया था आपको हम छोटा एंगल भी ले सकते हैं, बड़ा एंगल भी ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको बड़ा वाला एंगल दिखाता हूँ कौन सा है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो या तो हम ये एंगल ले लें बड़ा वाला, या हम ये एंगल ले लें छोटा वाला। दोनों में से कोई भी एक एंगल हम ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं बड़ा वाला एंगल चूज कर रहा हूँ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का बड़ा वाला एंगल। ठीक है। तो इसी को मैं फिलहाल डेल्टा बोल देता हूँ। चलो फिलहाल ये डेल्टा 1 बोल देता हूँ, और फिलहाल यही हमें निकालना है। तो हम ये डेल्टा 1 कैसे निकाल पाएंगे, क्या आप ट्राई कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स? आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप वो कॉपी कर लें, ये कॉपी कर लें, और अटेम्प्ट करें, देखिए आपसे डेल्टा की वैल्यू निकल पाती है कि नहीं। यहाँ पे एक डेटा हमको दिया हुआ है, ये दोनों प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है वो हमको थीटा दिया हुआ है। तो हमको ये जो डेल्टा 1 है वो किसके टर्म्स में निकालना है, थीटा के टर्म्स में निकालना है। क्या आप निकाल पाएंगे? ट्राई करेंगे डियर स्टूडेंट्स।
तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा डायग्राम। और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं हमको दी हैं। हमको ये जो एंगल है दोनों प्लेन मिरर्स के बीच का, वो थीटा एंगल हमको दिया हुआ है। और एंगल ऑफ डेविएशन हमने किस एंगल को बोला है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, इसी को हम डेल्टा 1 बोल के अभी फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि दो रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, दोनों मिरर्स से दो रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। तो जो दो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पे हम दो जगह पर हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रफली ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो एक नॉर्मल ये हो गया और एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं रफली। तो रफली जो है ये एक दूसरा नॉर्मल हो गया। अभी डायग्राम बहुत परफेक्ट नहीं बना है डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का फुल्का, लेकिन हम इसको इक्वल मानेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अगर इसको एंगल x बोलते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इसको अगर मैं y बोलता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर x और y इक्वल हों ये ज़रूरी नहीं है। ये जो x है और ये जो y है ये आपस में इक्वल हों ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमको तो पता है कि डेल्टा का यानी डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। वो सिंगल मिरर के लिए क्या होता है, किसी भी एक मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो फार्मूला है 180 माइनस 2i। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा। तो देखो जो पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, x है। तो हम पहले रिफ्लेक्शन के लिए बोलेंगे, पहले रिफ्लेक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो एक काम करते हैं, फ़िलहाल जो है मैं डियर स्टूडेंट्स इसको सिर्फ डेल्टा बोल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सिर्फ डेल्टा बोल देता हूँ। और पहले रिफ्लेक्शन के लिए जो डेविएशन आ रहा है वो डेल्टा 1 बोल रहा हूँ मैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ 180 माइनस 2x। ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। और अब हम दूसरे रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। ये वाला जो रिफ्लेक्शन है, दूसरा रिफ्लेक्शन, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस y है। तो उसके लिए मैं डेल्टा 2 क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा 2 में बोल सकता हूँ 180 माइनस 2y। ठीक है, ये बोल सकता हूँ मैं। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं इसको। ठीक है, और अब टोटल डेविएशन हमें निकालना है। तो जो नेट डेविएशन है, टोटल डेविएशन है, वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो डेल्टा 1 मैं आपको दिखाता हूँ डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा 1 मैं डायग्राम के अंदर आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये जो इंसिडेंट रे थी इसको इधर जाना था पर उधर नहीं जा पाई वो, तो ये डेविएशन आया, तो ये हमारा डेल्टा 1 है। और फिर ये वाली जो रे थी इसको इधर जाना था पर ये इधर नहीं जा पाई और ये इस तरह से इधर डेविएट हो गई, ये हमारा डेल्टा 2 है। तो डेल्टा 1 को देखो, यानी ये जो डेल्टा 1 है इसको देखो और ये जो डेल्टा 2 है इसको देखो। तो ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिखाई दे रहे हैं। डेल्टा 1 भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, डेल्टा 2 भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। यानी जो पहला वाला मिरर है उसने भी रे को एंटी क्लॉकवाइज बेंड कराया और जो दूसरा वाला मिरर है उसने भी रे को और ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज बेंड कराया। यानी जो टोटल डेविएशन है वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे। वरना अगर एक एंटी क्लॉक होता, एक क्लॉक होता, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता उनको आपस में। ठीक है, नेट डेविएशन निकालने के लिए। पर फिलहाल तो हम दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा जो टोटल डेविएशन है वो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करेंगे। तो डेल्टा 1 के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 2x प्लस डेल्टा 2 के जगह पर 180 माइनस 2y। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 180 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस 2x माइनस 2y, इस तरह से हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम इसको -2 अगर कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हम x प्लस वाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब डायग्राम को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, डायग्राम को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। तो अगर हम पहले वाले मिरर की बात करें,
तो पहले वाले मिरर में अगर हम ये वाला एंगल देखें, ये एंगल डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल आपको दिख रहा है, इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस वाई बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 90 माइनस वाई, ठीक है। और ऊपर का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, उस एंगल को हम बोल सकते हैं 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब देखो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल के ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल के जो 3 एंगल हैं, ये तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होना चाहिए। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, तीनों का सम इक्वल टू 180 करेंगे। तो लेट्स सी, तो हम बोल सकते हैं कि थीटा प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस वाई शुड बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, ठीक है। सो सर फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये थीटा हो जाएगा और ये 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 और ये 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दोनों को जब उधर भेजेंगे तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो अब यही वैल्यू हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ थीटा बन जाएगी। तो हमारा डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा हमारा आ जाएगा 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से इज कि देयरफॉर जो हमारा डेविएशन आया है वो आया है 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो या तो हम डेविएशन ऐसा लिखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ना ये बड़ा वाला एंगल ले रहे थे डियर स्टूडेंट्स, है ना। अगर हम चाहें तो ये छोटा वाला एंगल भी ले सकते हैं, और छोटा एंगल लेंगे तो ये भी तो डेविएशन ही होगा। तो छोटा वाला अगर एंगल लिया जाए तो हम क्या करेंगे, 360 में से अगर मैं डेल्टा माइनस कर दूं तो मुझे छोटा वाला एंगल मिल जाएगा। तो चलो वो भी निकाल लेते हैं, डेविएशन का दूसरा फार्मूला जो है वो भी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा डैश बोल देता हूँ उसको मैं, और वो हो जाएगा 360 माइनस डेल्टा, ठीक है। तो 360 माइनस 2 थीटा लिख दो, और फिर ये 360 माइनस 360 प्लस 2 थीटा हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली क्या बचा डियर स्टूडेंट्स, सिंपली 2 थीटा बचा, यानी डेल्टा डैश क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। यानी डेविएशन के 2 फार्मूला मिल गया, या तो ये या तो ये, या तो 360 माइनस 2 थीटा या तो सिंपली 2 थीटा। एनीवेज, अब इन दोनों में से हम कोई भी इस्तेमाल करें डियर स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली क्या होना है, अल्टीमेटली आपको ये पता चल रहा है कि जो डेविएशन है इस केस में वो किस पे डिपेंड कर रहा है। इस केस में जो डेविएशन है वो डिपेंड कर रहा है थीटा पे, डेविएशन डिपेंड कर रहा है थीटा पे। थीटा यानी दोनों मिरर के बीच का एंगल, यहाँ आप देख सकते हैं दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वही हमारा थीटा है। यानी पिछले केस में क्या हो रहा था, पिछले केस में जब हमने देखा था डिस्टेंस, यहाँ जब हमने डेविएशन निकाला था तो यहाँ पे हमारा डेविएशन का ये फार्मूला था 180 माइनस 2i, और यहाँ पे हमारा डेविएशन किस पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे हमारा डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा था। पर क्या यहाँ पे जब 2 मिरर आ गए हैं तब क्या हमारा डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। तो मैं वापस से समराइज़ कर देता हूँ कि पिछले केस में हमने देखा था सिंगल मिरर के लिए डेविएशन क्या आया था, या तो आया था 180 माइनस 2i या डेल्टा डैश 180 प्लस 2i, ठीक है। और इस केस में क्या आया हमारा डेविएशन, इस केस में हमारा डेविएशन या तो आया है 360 माइनस 2 थीटा या सिंपली 2 थीटा, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले 2 फार्मूला हैं ये सिंगल मिरर के लिए हैं, और जो नीचे के जो 2 फार्मूला हैं ये अगर 2 मिरर्स रहे कॉम्बिनेशन में तो उसके लिए ये नीचे वाले 2 फार्मूला हैं। तो उम्मीद है कि डेविएशन का पूरा खेल आपको समझ में आ गया, और डेविएशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसको मैं लिख देता हूँ, ये डेल्टा डैश है, ठीक है। तो आप अभी पॉज करें डियर स्टूडेंट्स और ये पूरा कॉपी डाउन कर लें। 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, और फिर आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें। 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं।
डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ और प्यारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे दो केसेस हम देख रहे हैं, एक है द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस और दूसरा है द केस ऑफ ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है, तो क्या होता है नॉर्मल इंसिडेंस और क्या होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस, आओ चलो हम इसको समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज कोई रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर इस तरह से आ रही है कि वो नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको नॉर्मल दिख रहा होगा पहले वाले डायग्राम में। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है अलॉन्ग दी नॉर्मल, ठीक है, तो इंसिडेंट रे इस तरह से आई और तो क्या होगा, टक्कर खा के वो उसी लाइन पे वापस चली जाएगी। तो क्या आप बता सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? हाँ जी, तो चलो बताओ क्या होगा, बोलो। हाँ डियर स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे होगा 0 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि याद रखो कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको हम किसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं? नॉर्मल के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो सरफेस के साथ तो एंगल 90 है, पर हमको मिरर के साथ एंगल नहीं चाहिए। हम किसके साथ निकालते हैं? नॉर्मल के साथ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, है ना। एंड व्हाट अबाउट एंगल ऑफ डेविएशन? तो उसका तो फॉर्मूला हमको पता है 180 - 2i। तो यहाँ पर तो i 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दिस गिव्स यू 180 डिग्री। तो देयरफॉर जो हमारा डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। यानी रे कितने से डेविएट हो गई? 180 से डेविएट हो गई। और यही हो भी रहा है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री है ना, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई हो। तो इसी को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल मतलब लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू दी सरफेस। लाइट सरफेस के ऊपर नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, अलॉन्ग दी नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। तो रे ऑफ लाइट उसी लाइन में वापस लौट जाती है और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अच्छा, दूसरा केस देखते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस का केस। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ग्रेज मतलब क्या होता है? ग्रेज करना मतलब गाय बकरी जब चरती है ना ग्राउंड के ऊपर, तो ये गाय है और गाय इस तरह से चर रही है घास फूस, है ना। तो यहाँ पर लाइट रे किस तरह से आती है? चरते हुए आती है और चरते हुए चली जाती है। यानी ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? वो भी 90 डिग्री है। तो चलो डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो डेविएशन जो है वो तो हमको पता है 180 - 2i होता है, तो 2 टाइम्स i। ठीक है, पहले तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी 180 - 180 विच गिव्स यू 0। तो देयरफॉर इस केस में डेविएशन क्या आ गया? 0 आ गया। और 0 तो आना ही था डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि लाइट डेविएट ही नहीं हुई। लाइट जिस तरह से आ रही थी उसी तरह आगे बढ़ गई। ठीक है, यानी इसमें इसकी दिशा में कोई बदलाव आया ही नहीं। तो यहाँ पे डेविएशन क्या हो गया? 0 हो गया। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजिंग इंसिडेंस एंड नॉर्मल इंसिडेंस, और इन दोनों केसेस में डेविएशन क्या होता है। ये भी उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। बहुत अच्छी बात है टीचर्स, आप पॉज करें और यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। देखो, बचपन में तो आपने बस पढ़ा था कि भाई रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। इमेज के 2 टाइप्स आपने पढ़े थे बचपन में, ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं? एक होता है रियल ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो बेसिकली देखा जाए तो 4 चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं। तो पहली जो चीज़ है वो है रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के 2 टाइप्स। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, यानी इमेज के 2 टाइप्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के 2 टाइप्स हैं, रियल एंड वर्चुअल, और इमेज के भी 2 टाइप्स हैं, रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, तो चलो पहले समझते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, बोथ आर डिटरमाइंड बाय इंसिडेंट रेज। दोनों इंसिडेंट रे के आधार पे डिफाइन होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कैसे। तो मैंने एक प्लेन मिरर लिया डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेज बाहर निकलेंगी।
ठीक है। तो मान लो एक रे इस तरह से आई, फिर एक रे जो है वो इस तरह से आई। अभी फ़िलहाल 2 ही रेज़ दिखा रहा हूँ मैं। तो ये जो रेज़ यहाँ से निकली हैं ये इंसिडेंट रेज़ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारा कहलाएगा, ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? ये हमारा है रियल ऑब्जेक्ट। यानी रियल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जहाँ से रेज़ डाइवर्ज होती हैं, जहाँ से रेज़ जो इंसिडेंट रेज़ हैं, है ना, पूरा लिख देता हूँ मैं, इंसिडेंट रेज़ एक्चुअली डाइवर्ज, इंसिडेंट रेज़ एक्चुअली डाइवर्ज। डाइवर्ज होना मतलब आप समझते हैं, कन्वर्ज एंड डाइवर्ज, ठीक है। तो जहाँ से वो फैल रही हैं, देखिए इस तरह से ये फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही है ना वहाँ से डिस्टेंस। तो जिस यानी कि रियल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जहाँ से इंसिडेंट रेज़ क्या हो, जहाँ से इंसिडेंट रेज़ एक्चुअल में डाइवर्ज हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, और फिर बाद में क्या होगा उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बाद में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। बाद में क्या हो रहा है वो हमको अभी नहीं उससे लेना देना है, अभी बस इंसिडेंट रेज़ से लेना देना है हमें, ठीक है। अभी हमें बस किससे लेना देना है? इंसिडेंट रेज़ से। तो अगर जहाँ से इंसिडेंट रेज़ आपको डाइवर्ज होती हुई दिखे एक्चुअल में, वो रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। तो अभी दूसरा वाला मिरर देखेंगे। तो मान लो एक इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है और एक इंसिडेंट रे डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो इनको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो ये इसको आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये ऐसे आगे बढ़ेगी, इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये ऐसे आगे बढ़ेगी और ये यहाँ मीट करेंगी। इसको मैं ओ डैश बोल देता हूँ। तो अब ये ओ डैश हमारा क्या है? ओ डैश हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ पे इंसिडेंट रेज, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंसिडेंट रेज जो हैं वो अपीयर टू मीट हो रही हैं। इंसिडेंट रेज क्या हो रही हैं? अपीयर टू मीट हो रही हैं। तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? हाँ जी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, बाद में क्या हो रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है। बाद में रेज इधर रिफ्लेक्ट होंगी, ये इधर रिफ्लेक्ट होगी, दोनों यहाँ पे मीट कर जाएंगी और यहाँ पे हमको एक इमेज तैयार हो जाएगा। तो अभी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हमें रिफ्लेक्टेड रेज से फ़िलहाल मतलब नहीं है। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, रिफ्लेक्टेड रेज को हटा देता हूँ, ठीक है। तो इंसिडेंट रेज जहाँ पे एक्चुअल में डाइवर्ज हो रही हैं, या तो हम उसको रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जहाँ पे इंसिडेंट रेज अपीयर टू मीट हो रही हैं उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आ रहा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं रियल इमेज की। तो रियल इमेज कहाँ फॉर्म होता है? जहाँ पे, अच्छा पहले मैं ये बता दूँ कि जैसे पिछले केस में हमने देखा था कि जो रियल ऑब्जेक्ट हो या वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, दे आर डिटरमाइंड बाय इंसिडेंट रेज, ठीक है। तो अब ये जो हमारे इमेजेस हैं ये कैसे डिटरमाइन होते हैं? दीज आर डिटरमाइंड बाय, तो ये इंसिडेंट रेज के आधार पे डिटरमाइन किया गया था, और ये जो है ये दोनों ये रिफ्लेक्टेड रेज के आधार पे डिटरमाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी भी चर्चा मैं करता हूँ। पहले स्टूडेंट्स आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, फिर मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, दे आर डिटरमाइंड बाय रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। अच्छा, तो चलो पहले हम रियल इमेज देखते हैं। तो मान लो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंसिडेंट रे इस तरह से आई जो कि इधर आके ऐसा रिफ्लेक्ट हो गई, और यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई, ये यहाँ आके ऐसा रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये इधर रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई। तो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, ये इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मीट हो रही है वहाँ पे जो इमेज तैयार हो रहा है उसको मैं आई बोल रहा हूँ, और वही हमारा क्या है? वही हमारा रियल इमेज है। यानी इसके बारे में मैं लिख सकता हूँ कि रियल इमेज वहाँ बनता है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे एक्चुअल में मीट होती हैं, एक्चुअली में मीट होती हैं, वहाँ पर हमारा क्या बनता है? रियल इमेज बनता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, और तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर एक स्क्रीन ला के रख दें तो इस स्क्रीन के ऊपर हमको वो इमेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की डियर स्टूडेंट्स। तो वर्चुअल इमेज आओ देखते हैं कैसे बनता है।
तो मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, यहाँ से मैं कुछ रेज़ निकालता हूँ। तो सपोज़ ये एक रे यहाँ से निकली, ये दूसरी रे यहाँ से निकली, ठीक है, और ये दोनों कौन सी रेज़ हो गई, इंसिडेंट रेज़ हो गई हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। बहुत अच्छी बात है, रफ डायग्राम है ये लगभग है ना। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मैं नॉर्मल्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो नॉर्मल्स में ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ये रहा हमारा नॉर्मल, यहाँ पे ये रहा हमारा नॉर्मल, ठीक है। बहुत परफेक्ट तो नहीं बन पाया है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ये हमारे दो नॉर्मल्स मैंने बना लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं एरोज़ दिखा देता हूँ। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये भी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे लेके आएंगे, तो वो कहीं तो मीट करेंगी, और वो कहाँ मीट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर भी एक नॉर्मल एक और ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और अब रेज़ को मैं पीछे लेके आता हूँ। तो ये वाली रे को पीछे लेके आऊँगा, तो ये वाली रे इस तरह से आएगी डियर स्टूडेंट्स। और ये बहुत परफेक्ट डायग्राम तो नहीं है, लेकिन एक अप्रॉक्स आपको समझ में आ रही होगी बात। तो इस तरह से रेज़ पीछे आके ना यहाँ पे मीट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दे अपीयर टू मीट, इसको मैं आई डैश बोल रहा हूँ। ये वर्चुअल इमेज है हमारा, ये क्या है हमारा वर्चुअल इमेज। तो देखो वर्चुअल इमेज को किसके आधार पे हमने लिखा है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसको पीछे लेके गया तब तो वो वहाँ पे अपीयर टू मीट हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू डाइवर्ज, इसका मतलब आपने समझा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली रे और ये वाली रे क्या प्रतीत हो रहा है कि ये रेस कहाँ से आ रही हैं। देखने वाले को ऐसा लगेगा कि रेज एक्चुअली कहाँ से आ रही हैं, अंदर से निकल के बाहर आ रही हैं, और अंदर से निकल के बाहर आ रही हैं। कौन सी रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। तो लग रहा है कि वो अपीयर टू डाइवर्ज हो रही हैं, यानी ये रे और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या महसूस हो रहा कि अंदर से वो डाइवर्ज हो रही हैं, अंदर से वो निकल के ऐसे बाहर डाइवर्ज हो रही हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है डियर स्टूडेंट्स कि रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ से अपीयर टू डाइवर्ज हों उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों भी इमेज रिफ्लेक्टेड रेज की मदद से बनी है। आप चाहे इस इमेज की बात करें, ये भी रिफ्लेक्टेड रेज के एक्चुअल में मीट होने से बना है, और इस इमेज की बात करें तो ये रिफ्लेक्टेड रेज के एक्चुअल में डाइवर्ज होने से बना है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज नहीं होती तो ये इमेज बन पाता क्या, नहीं बन पाता। ये इमेज बन पाता क्या, नहीं बन पाता। तो रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज होंगी तभी ऐसा लगेगा कि वहाँ पे अंदर में इमेज बन गया है। ये लाइट रेज ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही हैं, अंदर से आ रही हैं, और वहाँ पर एक इमेज तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, लेकिन आप कॉपी डाउन कर लें, आप पॉज करके कॉपी डाउन, टेंशन नहीं लें डियर स्टूडेंट्स। आगे जब ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करेंगे तो मैं बार बार आपको बता दूंगा कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है और ये कैसा इमेज है, ठीक है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और इमेज में चलता रहता है मामला। इमेज कभी रियल मिलेगा, कभी वर्चुअल मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ और सिर्फ रियल ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो आप डियर स्टूडेंट्स ये दोनों कॉपी डाउन कर लें। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि डियर स्टूडेंट्स क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स क्या आप बता सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये वाला केस है ना, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है क्योंकि रेज एक्चुअल में वहाँ से डाइवर्ज हो रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये रियल ऑब्जेक्ट के वजह से हमको क्या मिल रहा है, वर्चुअल इमेज मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं इस रे को पीछे लेके आऊँ और इस इंसिडेंट रे को भी पीछे लेके आऊँ, इंसिडेंट रे को पीछे लाने से हमको क्या मिलेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो कि हमने पिछले केस में देखा था। ये वाला केस देखिए डियर स्टूडेंट्स साहब, तो यहाँ पर देखो इंसिडेंट रेज को पीछे लेके आया तो हमको क्या मिला, यही तो फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे हमको रियल इमेज मिल रहा है ना। तो वही मैं यहाँ दिखा रहा हूँ
वही मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारा इमेज है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक्चुअली वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज है वो क्या है, रियल इमेज। पता ये चला कि प्लेन मिरर के केस में इसका मतलब पता क्या चला कि प्लेन मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट रियल होता है तो इमेज वर्चुअल होता है, और जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तो इमेज रियल होता है। यानी जब ये रियल तो वो वर्चुअल, और जब वो वर्चुअल तो ये रियल। यानी ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो इमेज रियल, और इमेज वर्चुअल तो ऑब्जेक्ट रियल। समझ में आ गई बात? प्लेन मिरर में ऐसा कभी नहीं हो सकता, प्लेन मिरर में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज मिल जाए और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज मिल जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगा, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होगा। ठीक है, प्लेन मिरर के केस में। तो इसको आप नोट बोल के लिख सकते हैं अपने शब्दों में डियर स्टूडेंट्स कि फॉर अ प्लेन मिरर वी ऑलवेज ऑब्टेन रियल इमेज फॉर अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड अ वर्चुअल इमेज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, है ना। इस चीज़ को आप अपने शब्दों में लिख लें डियर स्टूडेंट्स, है ना। वी कैन नेवर गेट वर्चुअल इमेज फॉर अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वी कैन नेवर गेट अ रियल इमेज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, रियल के बदले में वर्चुअल मिलेगा और वर्चुअल के बदले में रियल मिलेगा। रियल के बदले में रियल और वर्चुअल के बदले में वर्चुअल नहीं मिल सकता है प्लेन मिरर के केस में। तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स आज बहुत सारे राज आपको पता चले प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के बारे में ऐसा अप्रोच आपको कभी बचपन से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा अप्रोच, है ना। आप बड़े हो गए डियर स्टूडेंट्स, ऊपर से ना सिर्फ आप बड़े हुए हैं बल्कि आप टारगेट बैच में, है ना। तो टारगेट बैच को तो जाहिर सी बात है कुछ खास मिलना चाहिए। तो देखिए हम आपके लिए कितनी खास चीज़ें लेके आ रहे हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट्स। एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैट्स और एक तरफ रे ऑप्टिक्स, मज़े ही मज़े, है ना। दोनों हाथ में आपके लड्डू है डियर स्टूडेंट्स, कितनी अच्छी बात है ना। तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, दोनों लड्डू को ना मज़े ले लेके खाएं और अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी बहुत कुछ और सीखना बाकी है, तब जाके हम फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ और बातें बताऊँगा प्लेन मिरर के बारे में, और भी कुछ प्यारी प्यारी बातें और कुछ रहस्यों से पर्दा उठेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना बस करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ओवर एंड आउट।